इसके बाद अपन लेते हैं आईपी के अनुप्रयोग कि भाई कहां कहां ये आईपी काम आएगा। इसमें से बेटा जी कुछ अनुप्रयोग तो ऐसे होते हैं जो विद्युत ऋणता में आ जाएंगे आगे, लेकिन ऐसे कुछ अनुप्रयोग ही लूंगा यहां पे जो केवल आईपी से रिलेटेड है, ठीक है ना। और उसमें पहला नाम आता है धात्विक व अधात्विक लक्षण। ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, धात्विक और अधात्विक लक्षण। तो उससे पहले एक चीज जरूर अपने को पता होनी चाहिए। देखो कि धातुओं का मुख्य गुण क्या है। धातुओं का मुख्य गुण है बेटा इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना। धातुओं का मुख्य गुण क्या है जी? इलेक्ट्रॉन त्यागना और धनायन का निर्माण करना। और नॉन मेटल यानी अधातु का लक्षण है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाना, मतलब दोनों के एक दूसरे से उल्टी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कोई तत्व है जिसका आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है बेटा, तो इसका क्या अर्थ निकला? तो कहते हैं कि आईपी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या हुआ? आसान हुआ। और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो आप बताइए कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा हुए कि नहीं हुए? हुए, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हुए। और मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अपने आप बेटा जी कम हो गए। तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि रिजल्ट यहां से निकल चुका है। कैसे? कि मेटेलिक कैरेक्टर तो ज्यादा कब है? जब आईपी कम है, तो आईपी के व्युत्क्रमानुपाती हुए, है ना। और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हैं वो कब कम हुए? जब आकार भी कम है, यानी समानुपाती हो गया आईपी के। बस इतनी सी बात समझ लीजिए आप। तो अब तुम कहोगे कि सर जरा आवर्त सारणी में भी बताओ। तो लो जी, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में बेटा जी आप बताइए कि जब हम आवर्त में L2R जाएं तो आईपी बढ़ता था ना। और अगर आईपी बढ़ेगा तो कौन से कैरेक्टर बढ़ेंगे? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, अधात्विक लक्षण बढ़ेंगे और मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे। इसीलिए आप देखना कि आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो ये जो दाहिना हिस्सा था ये पूरा का पूरा अधातुओं से भरा हुआ पड़ा था। ठीक है ना। और इधर से इधर धात्विक लक्षण कम होते गए तो शुरुआती इधर वाले क्या रह गए? धातु। ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट क्या हुआ? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़े। ये वास्तव में भी आपको सही दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, अब बात आती है इसी पीरियोडिक टेबल में अगर अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो आप जानते हो कि आईपी में सामान्यतः क्या आती है? कमी। बेटा जी ऐसे केस में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इसीलिए आप देख लो जैसे कि जैसे इधर वाले तत्वों पर आए लेफ्ट टू राइट, इधर ए धातु है ना, लेकिन इन ए धातुओं में भी जब आप नीचे आते हो तो नीचे आने पर आप देखना कुछ धातु भी आ जाते हैं, कुछ उप धातु भी आ जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो ऊपर से नीचे धात्विक लक्षण बढ़ा है तभी तो ऐसा हुआ है। ठीक है ना। जैसे ऊपरी ऊपर इधर ए धातु हो गई, बीच में उप धातु आ गई, फिर धातु आ गई, तो धात्विक लक्षण बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। अच्छा ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग आसान हुआ है, यहां पे आपने एक बात कही कि इलेक्ट्रॉन का त्याग आसान हुआ है। इलेक्ट्रॉन का त्याग आसान होने से बेटा जी एक और फायदा है। आप पढ़ते हो प्रकाश विद्युत प्रभाव फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
प्रेक्षित होगा आसानी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से होगा तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आसानी से प्रेक्षित होगा, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन निकलना। ठीक है ना, तो इसको भी आप आईपी से जोड़ सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, अभी बात भी की थी, ली ना करे रब से, तो इधर से इधर जाने पर हो क्या रहा है साहब, आप कहोगे आईपी कम हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से बढ़ रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बढ़ रहा है। इसलिए आप देखोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन काम में ले लेते हो, सीजियम को काम में ले लेते हो। ठीक है, तो ये पहला अनुप्रयोग हुआ है क्या, धात्विक और अधात्विक लक्षणों को बताना। किस आधार पर, आईपी के आधार पर। अब आइए साहब दूसरे अनुप्रयोग पर बात करता हूं। बेटा दूसरे अनुप्रयोग की अगर अपन बात करें तो देखिए यहां पे अगर अपन दूसरे अनुप्रयोग की बात करें, सेकंड, ये काम का है और वो है ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता। ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर की बात की जाए, देखिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसे इलेक्ट्रोड विभव, इसे इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर बताना चाहिए। ये क्लियर कट सुन लो, ठीक है ना, आईपी के आधार पर बताना ही नहीं चाहिए। ये तो अपन जबरदस्ती का थोड़ा सा रिलेशन बताएंगे यहां पे, ठीक है ना। तो इसे इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर बताना चाहिए। जलीय अवस्था में पूछे तो भी इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर बताना चाहिए, और जब कुछ ना बोले, ठीक है ना, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कुछ नहीं बोलेगा मतलब है डिफॉल्ट कंडीशन, कुछ नहीं कहे तो भी बेटा जी इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर बताते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता। ठीक है ना, इन दोनों ही परिस्थितियों में, जलीय अवस्था में तो आधार ही क्या है इस चीज का, ऑक्सीकारक अपचायक क्षमता का, वो इलेक्ट्रोड विभव है, लेकिन कुछ नहीं बोले तो भी जलीय अवस्था वाली बात ही बोलते हैं। क्लियर, ये तो आगे की बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब देखेंगे। अब बात आती है कि केवल गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में इस ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता का जो आधार है वो आईपी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यह कोई एक्चुअल बात नहीं है। क्यों, क्योंकि गैसीय अवस्था में ऑक्सीकारक अपचायक क्षमता का आप मेजरमेंट कर ही नहीं पाओगे, उस आयन को अंत में जलीय अवस्था में लाना ही पड़ता है, इसलिए प्रॉपर बेस वही है। एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इस फला तत्व का अगर कोई तत्व है और उसका आईपी अगर कम होता है तो उसकी आईपी कम होने से उसका स्वयं का ऑक्सीकरण होगा और उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी सदैव, तो गलत बात है। ये आईपी केवल गैसीय अवस्था में आधार है, कोई रेगुलर आधार नहीं है, ये पहले ही क्लियर कर रहा हूं। अब सुनो बात क्या है, बात यह है कि अगर किसी तत्व का आईपी कम है तो बेटा जी आईपी कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से, है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग आसान होगा। इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग आसान होगा तो स्वयं का क्या हुआ, स्वयं का ऑक्सीकरण हुआ, और स्वयं का ऑक्सीकरण हुआ तो क्षमता कौन सी देखी जाएगी, अपचायक क्षमता देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी जी, अपचायक क्षमता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अपचायक क्षमता कब ज्यादा है, बेटा जी अपचायक क्षमता कब ज्यादा है, अपचायक क्षमता ज्यादा तब है जब आईपी कम है, तो आईपी के व्युत्क्रमानुपाती हुई। तो उल्टा कर दो इसका, ऑक्सीकारक क्षमता
आईपी के क्या हो गई, समानुपाती। लेकिन ध्यान से सुन लो, ये केवल और केवल, केवल और केवल गैसीय अवस्था पर लागू होता है, सदैव नहीं, सदैव नहीं। चला के बोले ना कि गैसीय अवस्था में अपचायक और ऑक्सीकारक क्षमता का आधार क्या है, तब आईपी भले ही चल जाए, अदरवाइज कुछ नहीं बोला तो भी इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर बताते हैं। जलीय अवस्था में बोला तो भी इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर बताते हैं, जो कि अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था आपके कि अगर किसी तत्व का आईपी कम होता है तो उसकी अपचायक क्षमता सदैव ज्यादा होती है, यह गलत है। ठीक है, सदैव नहीं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे में आओ साहब, तीसरे अनुप्रयोग में आ जाइए बच्चों। तीसरा अनुप्रयोग अगर अपन बात करें तो वो है ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व। क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व। कि कैसे हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व चेक करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग क्रमागत, क्रमागत का मतलब है लगातार, क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व। क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व। बेटा जी दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, लगातार कह दे कि इनमें से ज्यादा स्थायी कौन सी है, कम स्थायी कौन सी है, इसमें कहीं ना कहीं आईपी का रोल हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं केस लेके बताऊंगा बाकायदा। मान लीजिए, अच्छा पहले तो ये चीज सुन लो कि इसको किस आधार पर बताएंगे। तो पहले तो आधार सुन लो, इसको क्रमागत आईपी के अंतर के आधार पर बताएंगे। भाई ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है दो क्रमागत ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है यहां भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहां भी निकले, तो यहां भी आईपी शामिल है और यहां भी आईपी शामिल है, तो दोनों का क्रमागत आईपी भी तो हो गया, उसका अंतर निकालो। ठीक है, अब ये जो क्रमागत आईपी का अंतर आता है, अगर बेटा जी ये क्रमागत आईपी का अंतर, प्रैक्टिकली बातें हैं, ये ऑब्जर्व्ड बातें हैं, प्रेक्षित बातें हैं कि क्रमागत आईपी का अंतर जब 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। अब इसका रिजल्ट तो बाद में लिखूंगा, पहले एग्जाम्पल सुन लो। ऐसा कहां मिलता है, तो कहते हैं कि साहब ऐसा मिलता है क्षार धातु में, क्षार धातुओं में मिलता है। एग्जाम्पल भी ले लो, सोडियम, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+2 बना। किसी ने कहा बता +1 +2 में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है, तो अपन क्या करेंगे, +1 से संबंधित आयनन विभव तो हो गया Ip फर्स्ट, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला इस ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित हो गया Ip सेकंड। आप इन दोनों का क्रमागत Ip का अंतर निकाल लो बेटा जी। मैं जब ये अंतर निकाल के देखता हूं तो ये वाकई में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आता है अंतर। तो कहते हैं कि प्रायोगिक घटनाओं के दौरान इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी मिलना कठिन होता है, और कोई कठिन काम है तो वो होगा ही नहीं, रुक जाएगा, और रुक जाएगा यानी यहीं रुक गए, और यहीं रुक गए तो आप बताओ Na+1 का स्थायित्व है, Na+2 से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, ये स्थायित्व तो पता चल गया। तो इसका मतलब है तुम निष्कर्ष क्या निकाल पाओगे कि ऐसी स्थिति में छोटी वाली ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी हुई या बड़ी वाली, तो पता चला कि छोटी वाली ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी है, तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी। ये पहला केस हो गया साहब, गौर से देख लो, समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो ये डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो जो दो क्रमागत, जैसे +2 +3 की तुलना करवाता तो छोटी वाली कौन सी होती, +2, +3 +4 की तुलना करवाता तो मैं आईपी भी कौन सा लेता, थर्ड और फोर्थ लेता, दोनों का डिफरेंस करता तो +3 यानी छोटी वाली ज्यादा स्थायी होगी ऐसे केस में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं साहब। सेकंड केस में
अगर ये क्रमागत आईपी का अंतर कहते हैं कि अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 11 से कम है, तो बेटा जी इस स्थिति में इतना अंतर मिल जाएगा, और इतना अंतर मिल जाएगा तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी? अब बड़ी वाली ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऐसे केस में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी बता देना। ऐसा कहां मिलता है? तो कहते हैं कि क्षार मृदा धातुओं में मिलता है। क्षार मृदा धातु का उदाहरण ले लो, Mg, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बना Mg+1, एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो बना Mg+2, और ये अंतर वाकई में 11 से कम देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में आप जानते भी हैं कि Mg+2 ज्यादा स्थायी होता है Mg+1 से। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रमागत का डिफरेंस है वो 11 से कम है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि भाई क्षार धातु हमेशा ही +1 दिखाते हैं, +2 नहीं दिखाते, क्यों? तो उसमें आप क्या कहोगे? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का आईपी का डिफरेंस है वो 16 से बड़ा है। क्षार मृदा धातु +2 ही क्यों दिखाते हैं? तो क्या कहोगे? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आईपी का डिफरेंस 11 से कम होता है। ऐसे कथन मिल जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में बेटा जी एक तीसरा केस और बन जाता है। तीसरा केस क्या बनता है? तीसरा केस साहब ऐसा कह देता है कई बार कि मान लीजिए क्रमागत आईपी का अंतर जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो है ज्यादा और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से है कम। अरे कुल मिला के दोनों के बीच का सा डेटा है। ऐसी स्थिति में वैसे तो दोनों तरह के केस मिलते हैं, लेकिन इस स्थिति में भी प्राय निम्न यानी छोटी वाली ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी बताई जाती है। ठीक है, तो ये 3 केस बनते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं उनके लिए बतानी पड़ रही है। ठीक है, इस पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे एल्यूमिनियम पर एक क्वेश्चन बना लेता हूं, है ना? आप जवाब दीजिएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है साहब, एल्यूमिनियम, पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना? एल्यूमिनियम+1, एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना? एल्यूमिनियम+2, एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो एल्यूमिनियम+3। ठीक है, यहां पे उसका होगा शामिल आईपी, आईपी फर्स्ट, यहां पे शामिल आईपी को आईपी सेकंड कहूंगा, यहां पे शामिल आईपी को आईपी थर्ड कहूंगा। अब बेटा जी ये जब क्रमागत आईपी का डिफरेंस देखूंगा फर्स्ट और सेकंड का, तो मैं क्या देखता हूं? ये जो अंतर है, डिफरेंस है, ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आता है, और सेकंड और थर्ड का जो डिफरेंस है वो 11 से कम आता है। अब आप बताइए कि इनमें से जैसे ये 16 से बड़ा डिफरेंस होने का क्या मतलब हुआ? छोटी वाली ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी, तो +1 और +2 में से ज्यादा स्थायी कौन सी होगी? एल्यूमिनियम+1 ज्यादा स्थायी है एल्यूमिनियम+2 से। फिर अगर मैं बात करूं कि अगर ये 11 से कम है तो बड़ी वाली ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी, तो +3 का स्थायित्व है +2 से ज्यादा होगा। और तीनों को कंपेयर करें तो अपने को ऑर्डर मिलेगा एल्यूमिनियम+3, फिर +1, और एल्यूमिनियम+2 वैसे तो स्टेबल ही नहीं है, लेकिन ऐसा ऑर्डर अपने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आयनन विभव की बातें खत्म होती है।